हेलो एवरीवन। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवंबर 2024 का प्रतियोगिता दर्पण। तो इससे पहले अक्टूबर का भी हमने पार्ट जो प्रौद्योगिकी और विज्ञान का है वो अपलोड किया हुआ है। तो यूपीपीसीएस हम एक साल का करंट लेके चल रहे हैं 2025 के लिए। तो इसमें पहला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सेमीकंडक्टर असेंबल और परीक्षण संयंत्र को मंजूरी। चर्चा में क्यों? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3,300 करोड़ की लागत से केनेस सेमीकॉन द्वारा गुजरात में स्थापित किए जा रहे सेमीकंडक्टर असेंबल और परीक्षण संयंत्र को मंजूरी दी है। साथ ही ताइवान की पावर चिप के साथ साझेदारी में टाटा इलेक्ट्रॉनिक द्वारा स्थापित किए जा रहे $11 बिलियन के फैब्रिकेशन प्लांट को मंजूरी प्रदान की गई है। गौरतलब है कि इन पहलों के तहत भारत की महत्वाकांक्षा अमेरिका, ताइवान और दक्षिण कोरिया की तर्ज पर एक प्रमुख चिप हब बनने की है। प्रमुख विशेषताएं: इस इकाई की क्षमता प्रतिदिन 60 लाख सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माण की होंगी। यह भारत की महत्वाकांक्षी 76,000 करोड़ की चिप आमंत्रण प्रोत्साहन योजना के तहत कैबिनेट की मंजूरी वाली पांचवी सेमीकंडक्टर इकाई तथा और चौथी असेंबल इकाई है। यह संयंत्र गुजरात के साणंद में स्थापित किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर एक अर्धचालक पदार्थ है जो इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों ही विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। मुख्य रूप से यह सिलिकॉन से बना होता है। सेमीकंडक्टर विभिन्न प्रकार के उत्पादों जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, घरेलू उपकरण, गेमिंग हार्डवेयर और चिकित्सा उपकरणों में आवश्यक घटक है। इसी तरीके से पूर्व सेमीकंडक्टर इकाइयों को प्रदान की गई मंजूरी। फरवरी फरवरी 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर कंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के तहत 3 सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी थी। इससे पूर्व जून 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए माइक्रोन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी। सेमीकंडक्टर फैब फरवरी 2024 में अनुमोदित इकाइयां टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड की टीईपीएल पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प पीएसएमसी ताइवान के साथ साझेदारी में एक कंडक्टर फैब स्थापित करेगी। निवेश या फैब गुजरात के धोलेरा में बनाया जाएगा। इस फैब में 91,000 करोड़ का निवेश होगा। प्रौद्योगिकी भागीदार पीएसएमसी लॉजिक और मेमोरी फाउंड्री सेगमेंट में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध है। पीएसएमसी की ताइवान में 6 सेमीकंडक्टर फाउंड्री है। क्षमता 50,000 वेफर स्टार्ट प्रति माह। असम में सेमीकंडक्टर एटीएमपी इकाई टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड असम के मोरी गांव में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करेगी। निवेश: यह इकाई 27,000 करोड़ के निवेश से स्थापित की जाएगी। प्रौद्योगिकी टीएसपी सेमीकंडक्टर फ्लिप चिप और आईएसआईपी पैकेज में एकीकृत प्रणाली प्रौद्योगिकियों सहित स्वदेशी उन्नत सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों का विकास कर रहा है। क्षमता 48 बिलियन प्रति क्षेत्र ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक वाहन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक, दूरसंचार, मोबाइल फोन आदि विशेष चिप्स के लिए सेमीकंडक्टर एटीएमपी इकाई सीधी पावर रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन जापान और स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स थाईलैंड के साथ साझेदारी में गुजरात के साथ के सानंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करेगी। निवेश: यह इकाई 76,000 करोड़ के निवेश से स्थापित की जाएगी। प्रौद्योगिकी भागीदार रेनेसास एक अग्रणी सेमीकंडक्टर कंपनी है जो विशेष चिप्स पर ध्यान केंद्रित करती है। यह सिर्फ 12 सेमीकंडक्टर सुविधाओं का संचालन करती है और माइक्रो कंट्रोलर, एनालॉग पावर और सिस्टम ऑन चिप उत्पादों में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। कवर किए गए क्षेत्र: सीधी पावर के सेमीकंडक्टर इकाई उपभोक्ता, औद्योगिक, ऑटोमोटिव और बिजली अनुप्रयोगों के लिए चिप्स का निर्माण करेगी। क्षमता 15 मिलियन प्रतिदिन। इसी तरीके से अगला ऑटो इम्यून डिजीज लूप्स चर्चा में क्यों है? हाल ही में प्रसिद्ध अमेरिकन सिंगर और बिजनेसवुमन सेलेना गोमेज ने घोषणा की है कि वह ऑटो इम्यून डिजीज लूप्स के कारण कभी 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 किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। गौरतलब है कि इस बीमारी में इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है और शरीर के ऑर्गन्स और टिश्यूज के ही नुकसान पहुंचाने लगता है। इसके कारण इन्फ्लेमेशन हो जाता है जो किडनी, फेफड़ों और हार्ट जैसे महत्वपूर्ण ऑर्गन्स को प्रभावित कर सकता है। साथ ही उनके होने का खतरा भी बढ़ जाता है। कई बार यह डिजीज प्रेगनेंसी को भी प्रभावित कर सकती है। अमेरिकन लूप्स फाउंडेशन के मुताबिक पूरी दुनिया लगभग 50 लाख लोग लूप्स के किसी न किसी रूप से प्रभावित हैं। लूप्स क्या है? लूप्स लूप लूपस एक ऐसी कंडीशन है जो पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन का कारण बनती है या एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इस कंडीशन में हमारा इम्यून सिस्टम शरीर की रक्षा करने के बजाय उसे ही नुकसान पहुंचाने लगता है। इसके लक्षण शरीर के किसी भी हिस्से में दिख सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इम्यून सिस्टम शरीर के किस भाग के टिश्यूज को नुकसान पहुंचा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि लूपस एक संक्रामक बीमारी नहीं है, अतः यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी नहीं है।
इस बीमारी को जोखिम 15 से 45 वर्ष की महिलाओं को अधिक होता है। बीमारी के कारण अनुवांशिक कारणों से, हार्मोनल असंतुलन के कारण से, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स के कारण, कुछ खास हेल्थ कंडीशन में, कुछ खास तरह तरह की दवाओं के साइड इफेक्ट से लूपस पूरे शरीर में लक्षण पैदा कर सकता है, जिससे इस ऑटोइम्यून डिसीज के कारण शरीर के जिस अंग या टिश्यू पर अधिक असर होता है, लक्षण भी वही अधिक नजर आते हैं। क्योंकि इसके लक्षणों का अनुभव भी हर शख्स को अलग-अलग हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसीज डिजीज होने पर इसके लक्षण आमतौर पर बहुत धीरे-धीरे विकसित होते हैं। शुरुआती दिनों में इसके 1 या 2 लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद जैसे-जैसे समय बीतता है, इसके कई लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसके प्रमुख बीमारियों में फोटो सेंसिटिविटी, रोशनी के प्रति संवेदनशीलता, ड्राई आईज, डिप्रेशन या अन्य मेंटल कंडीशन, दौरे पड़ सकते हैं, एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट डिजीज और किडनी डिजीज आदि है। सेलेना गोमेज एक अमेरिकी अभिनेत्री व गायिका है जो डिज्नी चैनल के एमी पुरस्कार विजेता टेलीविजन धारावाहिक विजार्ड ऑफ वेवरली प्लेस में एलेक्स रूसो की भूमिका के लिए जानी जाती है। उन्होंने अनादर सिंड्रेला स्टोरी स्टोरी विजार्ड ऑफ वेवरली प्लेस, द मूवी ऑफ और प्रिंसेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम जैसे मुख्य व टेलीविजन फिल्मों में भी अभिनय किया है। गौरतलब है कि सितंबर 2024 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर की सूची में भी सेलेना गोमेज ने जगह बनाई थी। इसी तरीके से ये लेपस डिजीज जो ऑटोइम्यून है, सॉरी लूपस डिजीज जो कि ऑटोइम्यून डिजीज है। अगला है कि फिंटर नेट चर्चा में क्यों। 28 से 30 अगस्त 2024 के बीच मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फोर्स में फिंटर नेट की अवधारणा पेश की गई। यह उपयोगकर्ता केंद्र अवधारणा है जिसे ऑगस्टिन कॉस्टेट्स बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के पूर्व प्रमुख और नंदन नीलकेनी यूआईडीएआई के पूर्व संस्थापक अध्यक्ष द्वारा एक पेपर में प्रस्तुत किया गया है। इंटरनेट का तात्पर्य इंटरनेट की तरह आपस में जुड़े कई वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र से है। फिनटेक वैश्विक वैश्विक फिंटरनेट वैश्विक वित्त के लिए नया दृष्टिकोण है जिसे 3 यू द्वारा परिभाषित किया गया या उपयोगकर्ता केंद्रित, एकीकृत और सार्वभौमिक है। यह विभिन्न वित्तीय सेवाओं प्रणालियों के बीच बाधाओं को कम करते हुए जटिल समावेशन और संदेश श्रृंखलाओं को कम करेगा या एकीकृत वही खातों पर बनाया जाएगा जिससे कई वित्तीय बाजार एक ही प्रोग्रामेबल प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। इंटरनेट व्यक्तियों और व्यवसायों को किसी भी वित्तीय संपत्ति को कभी भी कहीं भी किसी भी डिवाइस को उपयोग करके स्थानांतरित करने में सक्षम बनाएगा। इसके प्रयोग से लेन देन सस्ते, सुरक्षित और लगभग तात्कालिक होंगे। यह प्रणाली उपयोगकर्ता केंद्रित, एकीकृत होगी और सार्वभौमिक बुनियादी ढांचे के साथ सभी प्रकार की परिसंपत्तियों को कवर करेगी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जेएफएफ एक वार्षिक फिनटेक सम्मेलन है जिसका आयोजन पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल एफसीसी द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2020 में की गई थी। इस प्रकार वर्ष 2024 का यह 5वां संस्करण था। माईमेट्स पेनेट्स और माईमेट्स पार्वुलस की खोज चर्चा में क्यों। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जेडएसआई ने मुकाम्बिका मुकाम्बिका वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक और एर्नाकुलम केरल से क्रमशः 2 नई मकड़ी प्रजातियों माईमेट्स स्पिनेट्स और माईमेट्स पार्वुलस की खोज की है। माईमेट्स स्पिनेट्स और माईमेट्स पार्वुलस दोनों मकड़ी परिवार मिमेटिडे से संबंधित है जिन्हें आमतौर पर उनके अद्वितीय शिकारी व्यवहार के कारण नरभक्षी मकड़ियों के रूप में जाना जाता है। गौरतलब है कि भारत में मिमेट्स की कुल 3 प्रजातियां हैं, इनमें ये 2 भी शामिल है। माईमेट्स स्पिनेट्स की विशेषता इसका मध्यम आकार का हल्के पीले रंग का सिर और हल्का भूरा सफेद पेट है जिस पर हल्के हरे रंग के धब्बे होते हैं। माईमेट्स पार्वुलस की पहचान इसके हल्की क्रीमी गुलाबी सिर, घने भूरे काले धब्बों तथा त्रिभुजाकार हल्के भूरे सफेद पेट से होती है। अगला है निपाह वायरस, बहुत चर्चा में था ये। चर्चा में क्यों। हाल ही में केरल में मल्लपुरम में एक 24 वर्षीय व्यक्ति की निपाह वायरस के कारण मृत्यु हो गई। निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है जो जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। यह पैरा माइक्सोविरिडे परिवार है। निपाह वायरस वंश से संबंधित है। इस वायरस के वाहक फ्रूट बैट है। फ्रूट बैट इस वायरस को अन्य जानवरों जैसे सुअर, कुत्ते, बिल्ली, बकरी, घोड़े और भेड़ में फैलाते हैं।
मनुष्य इन संक्रमित पशुओं के सीधे संपर्क से या उनके लार या मूत्र से दूषित भोजन खाने से संक्रमित हो सकते हैं। इसके लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द, सांस लेने की समस्या, न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें और दिमाग में सूजन शामिल है। इससे मृत्यु भी हो सकती है। वर्तमान में निपा वायरस का कोई टीका उपलब्ध नहीं है। इस तरीके से हमने यहाँ तक कवर किया। अगला है डिजी यात्रा ऐप। चर्चा में क्यों? हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने डिजी यात्रा जैसी फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का निजी संस्था द्वारा दुरुपयोग किए जाने की संभावना और बायोमेट्रिक डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए और अधिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। गौरतलब है कि दिसंबर 2022 में लॉन्च होने के बाद 55 लाख से अधिक लोगों ने डिजी यात्रा ऐप डाउनलोड किया है और 3 करोड़ से अधिक यात्रियों ने यात्रा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। यह तकनीक देश के लगभग 24 हवाई अड्डों पर उपलब्ध है। सुरक्षा संबंधी सरकार की चिंताएं। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने जहां बायोमेट्रिक पहचान के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा के संभावित दुरुपयोग की मंशा व्यक्त की, वही गृह मंत्रालय ने कहा कि चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक का प्रभावी ढंग से उपयोग तभी लिया जा सकता है जब इसे अन्य लंबे समय से स्वीकृत बायोमेट्रिक तकनीकों जैसे कि फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि इसमें गोपनीयता और नकारात्मक पहचान से संबंधित मुद्दे हैं। साथ ही आरटीआई रिकॉर्ड से पता चला है कि इसने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए चेहरे की पहचान तकनीक को एक मूल्यवान उपकरण के रूप में उपयोग करने की वकालत की है। इसने कहा कि डेटा संरक्षण कानून स्पष्ट आधिकारिक और पुलिस प्रक्रिया संबंधी दिशा निर्देशों या भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत स्पष्टता के बिना कानून प्रवर्तन और पुलिसिंग प्रयासों में बड़े पैमाने पर बायोमेट्रिक संग्रह प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो सकता है। चेहरा पहचान तकनीक। फेस एनालाइजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी व्यक्ति के चेहरे का उपयोग करके उसकी पहचान करता है या उसकी पुष्टि करता है या निर्धारित कर सकती है कि दो छवियों में चेहरा एक ही व्यक्ति का है या नहीं, या मौजूदा छवियों के बड़े संग्रह में किसी चेहरे की खोज कर सकती है। बायोमेट्रिक सुरक्षा प्रणाली उपयोगकर्ता ऑनबोर्डिंग या लॉगिन के दौरान व्यक्तियों की विशिष्ट पहचान करने के साथ साथ उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण गतिविधि को मजबूत करने के लिए चेहरे की पहचान का उपयोग करती है। मोबाइल और व्यक्तिगत डिवाइस भी आमतौर पर डिवाइस सुरक्षा के लिए फेस एनालाइजर तकनीक का उपयोग करते हैं। बायोमेट्रिक पहचान प्रौद्योगिकी के लिए अन्य प्रकार फिंगरप्रिंट सत्यापन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आइरिस पहचान, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम आदि। पीएम ई ड्राइव योजना चर्चा में क्यों? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों ईवी को बढ़ावा देने के लिए पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट पीएम ई ड्राइव नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है। प्रमुख विशेषताएं। यह योजना भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित की गई। इस योजना में 2 वर्षों में 29,900 करोड़ का व्यय होगा। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने और विनिर्माण के चरण 2 फेम इंडिया चरण 2 की जगह लेगा, जो मार्च 2024 तक 9 वर्षों तक चला। इस योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहनों को इलेक्ट्रिक दो पहिया और तीन वाहनों, बसों, ट्रकों और यहाँ तक कि एम्बुलेंस तक बढ़ाया गया है। इस योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक कारों और हाइब्रिड कारों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। सब्सिडी प्रावधान। गौरतलब है कि पीएम ई ड्राइव के तहत इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर पहले वर्ष 5,000 प्रति किलोवाट की सब्सिडी, दूसरे वर्ष 2,500 प्रति किलोवाट की सब्सिडी मिलेगी। प्रोत्साहन राशि। E2W E3WE एम्बुलेंस और ई ट्रकों की मांग प्रोत्साहन के लिए 3,600 3679 करोड़। ई एम्बुलेंस के लिए 500 करोड़। ई बस खरीद 9 प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद में 14,028 ई बसों के लिए 4,391 करोड़ आवंटित है। इलेक्ट्रिक पहिया वाहनों की खरीदारी पर पहले वर्ष में 50,000 तक की तो दूसरे वर्ष में 25,000 तक की सब्सिडी मिलेगी। 2 वर्ष में अधिकतम 25 लाख दोपहिया वाहनों को सब्सिडी दी जाएगी। पोलारिस डॉन मिशन चर्चा में क्यों है? हाल ही में फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से सितंबर 2024 को स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा इसे लॉन्च किया गया। यह पोलारिस कार्यक्रम का पहला मिशन है जो राष्ट्रपति जेरेड इसाकमैन द्वारा वित्त पोषित 3 नियोजित मिशनों की एक श्रृंखला। इसे दुनिया की सबसे पहली निजी स्पेस वॉक करने के लिए मिशन के रूप में देखा जा रहा है। इस मिशन में राष्ट्रपति जेरेड इसाकमैन के अतिरिक्त 3 अन्य क्रू मेंबर्स स्कॉट पोटेट है जो सेवानिवृत्त अमेरिकी वायु सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल है, जो
है और 2 स्पेसएक्स कर्मचारी एना मेनन जो एक प्रमुख अंतरिक्ष संचालन इंजीनियर है और सारा गिलिस जो अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण की देखरेख करने वाली एक इंजीनियर है। या 5 दिवसीय मिशन है या पोलरिस कार्यक्रम के तहत 3 परीक्षण और विकास मिशनों में से पहला है जिसे इसाक मैन और एलॉन मस्क के स्पेसएक्स द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किया गया है। गौरतलब है कि पहली बार अंतरिक्ष में हलचल कदमी 18 मार्च 1965 को सोवियत अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी लियोनोव ने की थी। अगला इसी का जो हमको ऐप के बारे में जानना है, रिद्धि ऐप यात्रा के बारे में। और रिद्धि यात्रा ऐप को भारत के तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया था। रिद्धि यात्रा ऐप एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर आधारित है जो बोर्डिंग प्रक्रिया को काफी तेज और ज्यादा सहज बना देती है, क्योंकि इस ऐप की मदद से यात्रियों को किसी बोर्डिंग पास के बिना केवल फेस रिकॉग्निशन से एयरपोर्ट पर एंट्री की अनुमति दी जाती है। इसमें आपका चेहरा ही आपकी पहचान होती है, जो डॉक्यूमेंट जैसे आईडी प्रूफ, वैक्सीन प्रूफ और बोर्डिंग पास के रूप में काम करता है। यह ऐप कुछ ही मिनट में पूरी बोर्डिंग प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करता है। ज्ञातव्य है कि इस ऐप प्लेटफॉर्म को संचालन करने वाले निजी यात्रा फाउंडेशन की स्थापना 2019 में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में की गई थी, जिसके शेयरधारक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 36% और 5 अन्य हैदराबाद, कोच्चि, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली हवाई अड्डे 74% है। अगला चंद्रयान-4 शुक्र मिशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान को कैबिनेट की मंजूरी। 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने आगामी मिशनों को मंजूरी प्रदान की है। चंद्रयान-4 मिशन इस चंद्र मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए तकनीक विकसित करना और उसका प्रदर्शन करना या पृथ्वी पर निरीक्षण के चंद्रमा के नमूने भी एकत्र करेगा। विकास और प्रक्षेपण संस्थान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो बजट लगभग 2104.06 करोड़। महत्व मानव मिशन और चंद्र नमूना विश्लेषण और के लिए प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता प्रदान करना। शुक्र परिक्रमा मिशन वीओएम इस मिशन को मार्च 2028 में लॉन्च किया जाना है। लक्ष्य या शुक्र के वायुमंडल और भूविज्ञान को बेहतर ढंग से समझने के लिए वैज्ञानिक अन्वेषण तथा इसके घने वायुमंडल की जांच करके व्यापक वैज्ञानिक डेटा एकत्र करने पर लक्षित होगा। उद्देश्य एक वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान के साथ शुक्र ग्रह की परिक्रमा करना, ताकि ग्रह की सतह वायुमंडलीय प्रक्रियाओं और इसके वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव के अध्ययन किए जा सके। विकास और प्रक्षेपण संस्था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो बजट लगभग 536 करोड़, जिसमें 824 करोड़ अंतरिक्ष यान पर खर्च किए जाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बीएएस भारत द्वारा वर्ष 2028 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन प्रक्षेपित की योजना है। वर्तमान में केवल 2 ही अंतरिक्ष स्टेशन काम कर रहे हैं, अमेरिका के नेतृत्व वाला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और चीन का तियांगोंग तियांगोंग दिसंबर 2018 में स्वीकृत गगनयान कार्यक्रम का उद्देश्य लो अर्थ ऑर्बिट लियो में मानव अंतरिक्ष उड़ान भरना और भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण का समर्थन करना है। इसकी योजना 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को चालू करने और 2040 तक मानव युक्त मिशन प्राप्त करने की है। पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान NGLV कैबिनेट बैठक में अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास को भी मंजूरी दी है। हाल ही में इसरो ने परीक्षण पूरा करके लघु पूरा प्रक्षेपण यान को सौंप दिया है। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV-LV-M3 की मौजूदा पेलोड क्षमता से 3 गुना ज्यादा और लागत 1.5 गुना ज्यादा होगी। इसे लो अर्थ ऑर्बिट तक 30 टन तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। गौरतलब है कि भारत के मौजूदा प्रक्षेपण यान जिनमें PSLV, GSLV, LV-M3 और SSLV शामिल है, 10 टन तक के उपग्रहों को LEO और 4 टन तक के उपग्रहों को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्रक्षेपित कर सकेंगे। NGLV इस क्षमता को और बढ़ाएगा। बजट 8,240 करोड़। इसमें 3 विकास उड़ानें होंगी और 3 विकास चरण को पूरा करने के लिए 8 वर्ष का लक्ष्य रखा गया है। इस तरीके से हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पाठ नवंबर 2024 फॉर यूपीपीसीएस 2025 1 ईयर करंट अफेयर कवर करने के लिए कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।